अभी हमारे कई सारे साथी छोड़ कर गए हैं संगठन को, तो मजबूर किया जाता है संगठन छोड़ने के लिए। मुझे भी किया गया, पूर्व में मुझे भी यहाँ तक भी कहा गया कि ये हमारा संगठन है, आपका संगठन नहीं है, आप हटिए, छोड़िए, ख़त्म कीजिए। लेकिन हमने कहा कि हम लोकसभा के चुनाव में सभी लोग संविधान लेकर घूम रहे थे हाथ में, तो लेकिन जब अगर संविधान के ऊपर आ चाहिए तो कौन लोग सामने आए? वही लोग जो बहुजन मूवमेंट को चला रहे हैं। अभी आपने देखा कि जब अब वो लोग तो वोट लेकर अपने घर चले गए, जो लोग संविधान की कॉपियाँ लिए घूम रहे थे अपने हाथ में। तो संविधान को लेना नहीं है, उसको अपने दिल में उतारना है। हम लोगों ने अपने दिल में उतार रखा है संविधान को, और बहुत मजबूती के साथ मुस्लिम समाज संविधान को मानता है आज के समय में। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार, SRE न्यूज़ की टीम लगातार सर्वे करते करते उत्तराखंड की सरजमी के हरिद्वार ज़िले के अंदर मौजूद है, जहां पर आज की हमारी इस खास मुलाकात में हमारे खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, जिनको भी हमारे इस SRE न्यूज़ की स्टूडियो पर जो है तशरीफ़ लाए हैं भीम आर्मी जय भीम संगठन से मध्य प्रदेश प्रभारी और पूर्व में उत्तराखंड से प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे सुलेमान भट्ट साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सुलेमान सर, आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सभी को नमस्कार, जय भीम, आदाब। सुलेमान भट्ट साहब, जय भीम भीम आर्मी जय भीम संगठन आपके द्वारा जो है मध्य प्रदेश में अच्छी तरीके से संचालित किया जा रहा है, उत्तराखंड में भी आपके द्वारा यहाँ पर बॉडी का निर्माण किया गया। क्या ज़रूरत आनी पड़ी थी कि जय भीम संगठन का निर्माण करने की? देखिए, हम लोग शुरू से ही एक सामाजिक मूवमेंट को लेकर चलना चाहते थे, और हम लोग पूर्व में भी भीम आर्मी में ही काम कर रहे थे, और शीर्ष नेतृत्व में कुछ आपस में कोई बात उनके बीच हुई, और भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी ने एक नया संगठन भीम आर्मी जय भीम संगठन के नाम से खड़ा कर दिया। और हम लोगों ने पार्टी से किनारा किया हुआ था, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन के साथ काम करना चाहते थे। इसीलिए हमने भीम आर्मी जय भीम संगठन को 2 साल पहले आज से ज्वाइन कर लिया। यानी कि जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन चंद्रशेखर आज़ाद वाली है, उनके द्वारा राजनीतिक पार्टी की स्थापना से कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा अलग होने का माहौल है। उस समय हमें लगा कि अभी हम लोग राजनीति के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसीलिए हमने सामाजिक संगठन को चुना। क्या लगता है, संगठन और पार्टी को अलग अलग स्टैंड देना चाहिए था? नहीं, वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। वो जैसा मेरे से बड़े नेता हैं और जैसा उनको लगा उचित ऐसा उन लोगों ने किया, तो उनके लिए शुभकामनाएं उनको। आप लोग मध्य प्रदेश के भी प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश का लगातार प्रभार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार अनुसूचित जाति के ऊपर शोषण और अत्याचारों की लगातार खबरें बनती रही है, और अगर आप उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के अंदर भी जो है कई सौ घरों के ऊपर जो है बेघर करने का यहाँ पर आरोप लगता रहा है राज्य सरकार के ऊपर। क्या देखते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर तो मैं एक बात बहुत ईमानदारी के साथ आपको बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी घटना होती है, उसके अंदर हम लोग जब भी हमारे पास सूचना आती है तो उसको हम लोग अपने संज्ञान में लेते हैं, और हमारे पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचने का काम करते हैं। चाहे कोई भी घटना हो, चाहे जब एक व्यक्ति को हमारे जो आदिवासी समाज के थे उनके ऊपर पेशाब करने का मामला हो, या एक ग्वालियर का मामला था जूता चटाने का मामला हो, या एक ट्रिपल मर्डर हो सागर का, सागर के अंदर एक डबल मर्डर था, और फिर वो 3 मर्डर उसके अंदर हुए, चाहे वो भी मामला हो, मैं लगातार इन मामलों के अंदर गया हूं, और कई बार मैंने दौरा किया है, पीड़ित परिवारों से मिला हूं, और जहां तक भी मुझसे हो पाया है, मैं और मेरी टीम लगातार भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में हम लोग ईमानदारी से काम करने का कोशिश करते हैं। तो शोषण जो था वो लगातार जारी था, या जो बोलते थे कि भेदभाव नहीं है या भेदभाव ख़त्म हो गया, क्या लगता था आपको कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी भी ऐसा माहौल है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पर शिक्षा का अभाव है वहाँ पर तो माहौल है, लेकिन जहाँ हमारे लोग शिक्षित हैं वहाँ माहौल सही है। शिक्षा सबसे बड़ा स्रोत है माहौल सही करने का, और अच्छी तरह से हम लोग अपनी बातों को रख सकें और दूसरे की बात का जवाब दे सकें, तो उसके लिए शिक्षा जो है सबसे बड़ा पैमाना मैं मानता हूँ, और इसीलिए शिक्षा के ऊपर हम लोग लगातार काम करते हैं। और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, जब भी तो कहते हैं कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ,
और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर इतने बड़े महापुरुष ने किसी बात को कही है तो उसमें कुछ ना कुछ तर्क जरूर है, और हम इसी के ऊपर अपना मूवमेंट चला रहे हैं। उत्तराखंड में आप संगठन से जो है प्रदेश में प्रवक्ता भी रहे हैं, क्या कारण रहा कि आपको प्रदेश प्रवक्ता पद को त्यागना पड़ा? मैं कहूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, नाम तो मैं किसी का खैर लूँगा नहीं। मैं बहुत ईमानदारी से अपनी बातों को कहता हूँ। उस समय वो जो दिन थे, आज से 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले, वो हमारे संगठन के उरूज के दिन थे। उरूज यानी कि ऊंचाई पर चढ़ने के दिन थे, और उस समय संगठन बहुत उरूज पर था और चढ़ रहा था। जैसे एक जवान बच्चा जवानी पे आता है, तो वो वाला हमारे संगठन का यहाँ पर मामला था। उस समय कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए जिससे संगठन को नुकसान हुआ, और ख़ासकर उत्तराखंड के अंदर संगठन को बहुत नुकसान हुआ। कुछ एक पदाधिकारियों के कारण ऐसी स्थिति बना दी गई कि जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को या तो इस्तीफा देना पड़ा या छोड़कर दूसरे संगठनों में भागना पड़ा। अभी भी फॉर एग्जांपल अभी हमारे कई सारे साथी छोड़कर गए हैं संगठन को, तो मजबूर किया जाता है संगठन छोड़ने के लिए। मुझे भी किया गया, पूर्व में मुझे भी यहाँ तक भी कहा गया कि ये हमारा संगठन है, आपका संगठन नहीं है, आप हटिए, छोड़िए, ख़त्म कीजिए। लेकिन हमने कहा कि हम मंजीत सिंह नौटियाल जी की लीडरशिप में आस्था रखते हैं, और हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, चाहे हमें कोई कितना भी परेशान क्यों ना करे। तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ भी करें, लेकिन संगठन को संगठन ही रहने दें। एक जाति का संगठन ना बनाया जाए किसी भी संगठन को, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अगर मुस्लिम समाज से आता हूँ, अगर मैं किसी संगठन को मुस्लिम समाज का बना दूंगा तो वो संगठन हम लोग नहीं चला पाएंगे। तो क्या लगता है कि जो संगठन जवानी पर आ रहा था फिर वो बचपने में चला गया? नहीं, बचपने में तो नहीं गया, लेकिन काम रुक गया उससे। मैंने उसी दिन बोला था, जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था, कि यहाँ से एक बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत नुकसानदायी चीज़ें हैं जो संगठन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि हमें देखकर लोग जुड़ते हैं। अगर हमें हमारे 100 लोगों के सामने निकाला, हम लोग अगर इस्तीफा देंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ रही है, जो ये लोग नहीं काम कर पा रहे हैं तो दूसरे नए लोग कैसे काम कर पाएंगे। और हवाले ये दिए जाते हैं, जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया या उस दिन हमारे एक पदाधिकारी ने ये भी कहा कि कल कोई 250 लोगों की ज्वाइनिंग करा दूंगा मुस्लिम समाज में। तो आज तक वो मुझे 2.5 लोग भी नहीं दिखाई दिए वहाँ पर। तो शीर्ष नेतृत्व को देखने की ज़रूरत है कि उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जो लोग कहीं ना कहीं संगठन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप ही के एक बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र रहे हैं और इस संगठन में भी लगातार अपनी मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। वो भी इस संगठन को छोड़कर अपने पूर्व के संगठन में जा चुके। कौन थे? क्या कारण रहा उनका? रुड़की से निवास करते हैं वो लोग। देखिए, ये तो अपनी सोच है, अपने विचार हैं। संगठन तो बहुत बढ़िया है, ये भीम आर्मी जय भीम, और लीडरशिप मंजीत सिंह नौटियाल जी की बहुत शानदार है और ईमानदार है। लेकिन अगर बीच के लोग अगर कोई दिक्कत करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की अगर कुछ लोग अभी हमारे कुछ पूर्व के जो शादी छोड़ गए, उन्होंने लगातार बताया कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, तो उनको भी सुनना चाहिए। सुनने का मतलब ये है कि उनको सुना जाए और उनके साथ तर्क वितर्क पर बात की जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग हमारे साथी छोड़कर जा रहे हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है संगठन छोड़ने के लिए। ये भी बात ठीक नहीं है। कुछ लोगों द्वारा मजबूर भी किया जाता है यहाँ संगठन छोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे भी किया गया है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और कुछ दिन पहले जो है परवेज सुल्तान ने अपने पद से प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और उनका आरोप ये था कि जब आपका नेता ही आपके फ़ोन ना उठाए तो फिर ऐसे संगठन में रहने का क्या फ़ायदा। किस नज़र से देखते हैं आप? गलत बात है। मैं अगर मंजीत सिंह नौटियाल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी भी फ़ोन करता हूँ तो वो पहली घंटी पे हमारा फ़ोन उठा लेता है। राज्य स्तर के नेताओं ने ना फ़ोन उठाया हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। पहले भी परवेज सुल्तान ने मुझे कहा है इस बात में कि मैं 50-50 कॉल करता हूँ, मेरा कॉल नहीं उठाते हैं यहाँ पर लोग। तो हो सकता है उनका, हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें तंग आकर दिया हो उन्होंने, वो तो उनका अपना विवेक है। अच्छा, वो लोग है कौन?
पता नहीं, मैं कह दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, और मैं चाहता नहीं हूँ कि कंट्रोवर्सी हो। मेरे नाम के साथ कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी है। मैं बहुत साधारण तरीके से काम करता हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मैं मंजीत सिंह नौटियाल जी का एक कार्यकर्ता हूँ, बस। मंजीत नौटियाल जी जो है लगातार अभी काशी बनारस के अंदर भी यात्रा लेकर के जा रहे हैं, तो उद्देश्य क्या हो सकता है आपकी उस यात्रा का? संविधान जमीन बचाओ आरक्षण यात्रा पूरे देश के अंदर मंजीत नौटियाल जी कई सालों से कर रहे हैं। ये अभी कुछ लोगों ने शुरू की है, लेकिन मंजीत सिंह नौटियाल जी, जो हमने ये शब्द सुना है संविधान बचाओ जमीन आरक्षण बचाओ, ये मंजीत सिंह नौटियाल जी के मुंह से सुना है और कई साल पहले सुना है। अब लोग इसके ऊपर राजनीति करके अपनी सीटें जीत रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो राजनीति कर रही हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, या जो भी हो, समाजवादी हो, बहुत सारी पार्टियां हैं जो इसके ऊपर। अब पिछली बार देखा आपने लोकसभा के चुनाव में सभी लोग संविधान लेकर घूम रहे थे हाथ में, तो लेकिन जब अगर संविधान के ऊपर आ चाहिए तो कौन लोग सामने आए? वही लोग जो बहुजन मूवमेंट को चला रहे हैं। अभी आपने देखा कि जब अब वो लोग तो वोट लेकर अपने घर चले गए, जो लोग संविधान की कॉपियां लिए घूम रहे थे अपने हाथ में। तो संविधान को लेना नहीं है, उसको अपने दिल में उतारना है। हम लोगों ने अपने दिल में उतार रखा है संविधान को, और बहुत मजबूती के साथ। मुस्लिम समाज संविधान को मानता है आज के समय में, और शुरू से ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के समय से ही मुसलमानों की और जो दलित समाज की, एससी समाज की जो खाका तैयार हुआ है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के समय से, वो आज तक चल रहा है। और मैं जो उन्होंने बुना है उसको बुना रहने दें, उसको उधेड़ने की कोशिश ना करें, मिशन को उनके कमजोर करने का प्रयास किया नहीं करें। मैं कहता हूँ ना करें कुछ। हाँ, वो अपने स्तर से कुछ लोग कर देते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, अब जो हाल में हमारी टीमें काम कर रही हैं, भीम आर्मी जो मजबूती के साथ देश के अंदर काम कर रही है और लीडरशिप बहुत अच्छी है, सब लोगों का ठीक है। जो हमारे पूर्व के साथी हैं, जिनके साथ हम पूर्व में काम कर रहे थे, वो लोग भी ठीक हैं, अपना काम कर रहे हैं। सामाजिक काम है, अगर कर रहे हैं तो करने दीजिए। हम लोग तो अगर कोई सामाजिक काम है तो उसमें समर्थन करना चाहिए आदमी को, क्योंकि काम समाज का होना चाहिए। हम लोग राजनीतिक तो है नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ भी उत्तराखंड के भी कुछ नेताओं को कहना चाहता हूँ, तो वो लोग भी थोड़ी राजनीति कम करें और समाज में जाकर काम करने का काम करें। मुस्लिमों के खिलाफ लगातार अनेकों मुद्दे सामने आते हैं। क्या जो वर्तमान में माहौल चल रहा है वक्फ बिल वाला, उसके आप समर्थन में, या फिर क्या कहेंगे? वक्फ ऐसा है, मैं एक लाइव भी करना चाहता था एक दिन वक्फ के ऊपर। आज आपने पूछा है तो आपको बताऊंगा ज़रूर। वक्फ क्या है? वक्फ ये मेरा घर है। वक्फ मैं आज आपको बताता हूँ कि वक्फ क्या है। ये मेरा घर है। अब मैंने ये ज़मीन अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दी, उसको दान कर दी। तो हमने इसको वक्फ करने के बाद अब जो हमारा बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, वो हमारा केयर टेकर है हमारा केयर टेकर है। जो इसका किराया जाएगा हमारी इसका घर का, वो जो गरीब कमज़ोर बेसहारा लोग हैं उनके काम आएगा। ये वक्फ है। वक्फ को आज सरकार कह रही है वक्फ अमेंडमेंट, अरे वक्फ कहाँ अमेंडमेंट? वक्फ को आपने दिया क्या है? अब ये कहते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है वक्फ की। अरे भैया, तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे आबा अजदाद की दी हुई ज़मीनें हैं। हमने कोई खैरात थोड़ा ही ली है, सरकार ने थोड़ा ही दी हमें। इसमें सरकार का कुछ नहीं है। इसमें जो हमारे आबा अजदाद हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने अपनी ज़मीनें वक्फ की हुई है। वक्फ का मतलब दान की हुई है। और आज जो ये ज़मीनें हैं ये उनकी हैं, ये हमारी हैं। इसमें सरकार की एक प्रॉपर्टी नहीं है। उल्टा सरकार ने जहाँ जहाँ ये लोग प्रभावशाली हैं, इनके लोगों ने हमारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। बहुत सारी ज़मीनें यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ ये लोग, इन लोगों ने जो जहाँ जिन की सरकारें हैं, सब ने वक्फ की बिल ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। यानी कि आपसे सीधा आरोप यह है कि शासन प्रशासन के साथ में मिलकर के जो है मुस्लिम कम्युनिटी की जो वक्फ की ज़मीन उनको कब्जा जा रहा है सरकार के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, समाजवादी की सरकार हो, चाहे वो कोई किसी प्रदेश की, ममता बनर्जी की हो, किसी प्रदेश की कोई सरकार हो, जो सरकार में रहते हैं वक्फ की ज़मीनों को कब्जाया जाता है। उनको उनके ऊपर
अतिक्रमण किया जाता है और उनको फिर अपने अंडर ले लिया जाता। आज भी देश की बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं, मेरे पास हैं उसका, मैं आपको दूंगा फिर वो कि कहाँ कहाँ वक्फ की कितनी कितनी ज़मीनें कब्जाई हुई है, कौन कौन सी सरकारों ने। तो वक्फ कोई ये थोड़ा ये भाई ये खैरात का माल है, ये तो ज़कात किया हुआ माल है, वक्फ किया हुआ माल है, सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार कर भी क्या सकती है? सरकार से लिया कुछ है? हमने तो सरकार से लिया ही कुछ नहीं। सरकार ने दिया क्या है यहाँ? सरकार तो आपको कह रही है कि 5 किलो राशन भी मिल रहा है आपको, आवास भी मिल रहे हैं आपको। अब 5 किलो, अब आवास तो खैर जहाँ दे रहे होंगे वो लोग वो खा भी तो रहे हैं गरीबों का माल, यहाँ तो नहीं है। जो अगर आवास दे रहे हैं, अगर 1,20,000 आता है तो पहले जो वहाँ प्रतिनिधि है वो 30,000 खाता है, फिर आवास का 1,20,000, यानी कि टोटल मिला के उसके हाथ में 80 से 90,000 रुपये आने हैं आवास वाले के। तो वो भी तो खा रहे हैं जो प्रतिनिधि हैं, वो भी तो, वो उनके प्रतिनिधियों के ऊपर भी तो लगाम लगाई जाए। तो कह रही कि भ्रष्टाचार को हमने खत्म कर दिया। अब ये भ्रष्टाचार की तो प्रकाष्ठा पार हो गई है देश के अंदर। अब रोज रोज कोई मस्जिद के सामने प्रदर्शन है और रोज किसी वही सारे मज़ार टूट गए यहाँ के मज़ारों, जो वक्फ बोर्ड के मज़ार थे, यहाँ हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड के मज़ार को तोड़ दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो ऐसा नहीं है, ये जो आज हमारे अधिकारों का हनन है, जो आज संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, आज मुस्लिम समाज की लीडरशिप को बिल्कुल कुचल दिया गया है। मुस्लिम लीडरशिप को बिल्कुल ख़त्म करने की तैयारी है। मैं ये कहता हूँ मुस्लिम लीडरों से भी, अपने ये कहता हूँ जो बड़ी बड़ी पार्टियों में बैठे हैं वो छोटी पार्टियों में आएँ और लीडरशिप कायम करें, क्योंकि बड़ी पार्टियों में उन लोगों को कुचल दिया गया है। बड़ी पार्टियों में सिवाय नारे लगाने के उनका कोई काम नहीं रह गया है। तो जो अभी छोटी पार्टियां हैं, जो अभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो अभी उभर रही हैं, उनके अंदर आएँ, काम करें और उनसे फैज़, अपनी कौम को फैज़ पहुँचाएँ। मुस्लिम लीडरशिप को, सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम लीडरशिप को कुचलने का काम आज देश के अंदर लगातार किया जा रहा है। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, सपोर्ट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों का साथ देने के लिए कोई आदमी खड़ा नहीं है। 2-4 लोग देश के अंदर हैं जो मुसलमानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं देश के अंदर। जैसे 2-4 लोग हैं। सबसे पहले तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो मुसलमानों की लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ते हैं। फिर मंजीत सिंह नौटियाल हैं। चंद लोग वहाँ तक हैं जो नेशनल स्तर पर आवाज़ उठा सकते हैं, वो लोग उठा रहे हैं आवाज़, अपने जो मुस्लिम कौम की आवाज़ है। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहूँगा, जो लोग कौम की आवाज़, जो हमारे लोगों की आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए। मैं उनका सम्मान करता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी, किसी संगठन का नेता हो। जो समाज की, जो मजलूमों का साथ देगा, उसकी हमारे दिल में जगह है। आपने मुस्लिम लीडरशिप की बात की। उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा के अंदर चुनाव हो रहा था, तो एकमात्र मुस्लिम चेहरा थे, क्यों हार गए? बाहरी मुस्लिम कैंडिडेट तो बाहरी थे ना, एकदम से लोकल और बाहरी की बात चली। बहन जी ने एकदम से दूसरा प्रत्याशी दूसरे प्रदेश से लाकर यहाँ दे देना, वो डिसीजन सही नहीं था। यहाँ की जो लीडरशिप है वो तैयार नहीं थी उस डिसीजन के लिए, क्योंकि वो पूर्व में मीरापुर से विधायक थे जो यहाँ पर चुनाव लड़े। मैंने उनकी विधानसभा में, जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े, तो मैंने काम किया है वहाँ मीरापुर पे उनके साथ। अब नगर निकाय के चुनाव भी आगामी कुछ दिनों में होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपके द्वारा भी कोई चुनाव की व्यवस्था बनाई दी जाएगी? बिल्कुल, चुनाव की तैयारी चल रही है हमारी, और चुनाव अगर देखते हैं सीटों का क्या है, अगर सीटों का रहता है तो चुनाव जरूर लड़ा जाएगा अपनी सीट पे। निगम से लड़ेंगे, पार्षद से चुनाव? अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी तो पहले आरक्षण आ जाने दीजिए सीटों का, आरक्षण के बाद हम लोग बैठ के बात करेंगे कि क्या चुनाव जरूर लड़ेंगे हम लोग। और काउंसलर का चुनाव तो इस बार हम लोग लड़ेंगे यहाँ इस सीट के ऊपर अपने। ये थे भीम आर्मी जय भीम संगठन से मध्य प्रदेश के प्रभारी और पूर्व में उत्तराखंड प्रदेश के प्रवक्ता रहे भाई सुलेमान भट्ट जी, जिन्होंने हमारे साथ को SR न्यूज़ के साथ अपनी बातों को शेयर किया। देखते रहे SR न्यूज़ के साथ। एसटी गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।